मेरे सामने एक अच्छा करियर था, लेकिन मैंने 6 महीने बाद ही वहाँ से इस्तीफा दे दिया और हवाई जहाज उड़ाना सीखने के लिए मरीन कॉर्प में भर्ती हो गया। मेरे शिक्षित डैडी का दिल टूट गया। अमीर डैडी ने मुझे बधाई दी। स्कूल और नौकरी के हलकों में विशेषज्ञता का विचार काफी लोकप्रिय है, यानी अधिक पैसे कमाने या प्रमोशन पाने के लिए आपको विशेषज्ञ बनने की जरूरत होती है। इसलिए डॉक्टर बनते ही लोग अस्थि रोग विशेषज्ञ या बाल रोग विशेषज्ञ जैसी विशेषज्ञता हासिल करने में जुट जाते हैं। यही अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, वकीलों, पायलटों और बाकी लोगों के बारे में सच है। मेरे शिक्षित डैडी भी इसी विचारधारा पर यकीन करते थे, इसीलिए डॉक्टरेट मिलने पर भी वे रोमांचित हो गए थे। वे अक्सर स्वीकार करते थे कि स्कूल उन लोगों को इनाम देते थे जो कम से कम चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ते थे। अमीर डैडी मुझे इसका ठीक उल्टा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उनका सुझाव था, तुम्हें बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। इसलिए वर्षों तक मैंने उनकी अलग अलग क्षेत्रों की कंपनियों में काम किया। कुछ समय तक मैंने उन्हें अकाउंटिंग विभाग में काम किया। हालांकि मैं शायद कभी अकाउंटेंट नहीं बन सकता था, लेकिन वे चाहते थे कि मैं उस माहौल में रहकर मोटी मोटी बातें सीख लूं। अमीर डैडी जानते थे कि मैं वहाँ की खास शब्दावली जान लूंगा और मुझे यह एहसास हो जाएगा कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं है। मैंने सहायक वेटर और कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में भी काम करने में साथ साथ सेल्स, रिजर्वेशंस और मार्केटिंग का भी काम शुरू किया। वे माइक और मुझे तैयार कर रहे थे, इसलिए वे इस बात पर जोर देते थे कि जब वे बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट्स और ब्रोकर्स के साथ मीटिंग कर रहे हो तो हम उनके साथ बैठे। वे चाहते थे कि हम उनके साम्राज्य के हर पहलू के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लें। जब मैंने स्टैंडर्ड ऑयल में अपनी ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ी तो मेरे शिक्षित डैडी ने मुझसे दिल खोलकर बातचीत की। वे चकरा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसे कैरियर से इस्तीफा देने का निर्णय क्यों लिया, जहाँ तनख्वाह अच्छी थी, सुविधाएं बेहतरीन थी, छुट्टियाँ काफी थी और प्रमोशन का अवसर भी था। जब एक शाम उन्होंने मुझसे पूछा, तुमने यह नौकरी क्यों छोड़ी, तब मैं लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें नहीं समझा पाया। मेरा तर्क उनके तर्क के दायरे में फिट नहीं हो पाया। बड़ी समस्या यह थी कि मेरा तर्क अमीर डैडी का तर्क था। नौकरी की सुरक्षा मेरे शिक्षित डैडी के लिए सब कुछ थी, सीखना मेरे अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। शिक्षित डैडी सोचते थे कि मैं चीफ ऑफिसर बनने के लिए स्कूल गया था। अमीर डैडी जानते थे कि मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन के लिए स्कूल गया। इसलिए विद्यार्थी के रूप में मैं मालवाहक जहाज चलाता था और बड़े मालवाहक जहाजों, ऑयल टैंकर्स तथा यात्री जहाजों को सुदूर पूर्व और दक्षिणी प्रशांत महासागर तक ले जाता था। अमीर डैडी इस बात पर जोर देते थे कि मैं जहाज यूरोप ले जाने के बजाय प्रशांत महासागर तक ही सीमित रखूं, क्योंकि वे जानते थे कि भविष्य के उभरने वाले देश यूरोप में नहीं, एशिया में है। जब मेरे अधिकतर सहपाठी, जिनमें माइक शामिल था, अपने दोस्तों के साथ घर पर पार्टी और मौज मस्ती कर रहे थे, तब मैं जापान, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, वियतनाम, कोरिया, टाहिटी, समोआ और फिलीपींस में व्यापार, लोगों, कारोबारी शैलियों तथा संस्कृतियों का अध्ययन कर रहा था। मैं भी पार्टी मना रहा था, लेकिन अपने घर पर नहीं। मेरा ज्ञान बहुत तेजी से बढ़ रहा था। शिक्षित डैडी समझ ही नहीं पाए कि मैंने नौकरी छोड़ने और मरीन कॉर्प में शामिल होने का फैसला क्यों किया। मैंने उन्हें बताया कि मैं हवाई जहाज उड़ाना सीखना चाहता था, लेकिन मैं दरअसल लोगों का नेतृत्व करना सीखना चाहता था। अमीर डैडी ने मुझे समझाया था कि कंपनी चलाने का सबसे मुश्किल पहलू लोगों का प्रबंधन करना है। उन्होंने सेना में 3 साल बिताए थे। मेरे शिक्षित डैडी सेना में कभी नहीं रहे थे। अमीर डैडी ने मुझे बताया कि खतरनाक स्थितियों में लोगों का नेतृत्व करना सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें तो अगली चीज सीखनी चाहिए, वह है नेतृत्व। उन्होंने कहा था, अगर तुम अच्छे लीडर नहीं हो तो तुम्हारे साथी तुम्हारी पीठ में गोली मार देंगे, जैसा कारोबार में किया जाता है। 1973 में वियतनाम से लौटने पर मैंने मरीन कॉर्प से इस्तीफा दे दिया। हालांकि मुझे विमान उड़ाने से प्रेम था। मैंने जेरोक्स कॉर्पोरेशन में नौकरी कर ली। मैं वहाँ एक कारण से गया था और वह कारण तनख्वाह या सुख सुविधाएं नहीं था। मैं काफी संकोची था और बेचने का विचार मुझे संसार का सबसे डरावना विषय लगता था। अमेरिका में जेरोक्स का बिक्री प्रशिक्षण कार्यक्रम बेहतरीन माना जाता है। अमीर डैडी को मुझ पर गर्व था। मेरे शिक्षित डैडी शर्मिंदा थे। बुद्धिजीवी होने के नाते वे सोचते थे कि सेल्स पीपुल का काम काफी निचली स्तर का होता है। मैंने 4 साल तक जेरोक्स में काम किया, जब तक कि मैं दरवाजे खटखटाने और अस्वीकृत होने से डर उभर गया। जब मैं बिक्री में शीर्षस्थ 5 सेल्स पीपुल में लगातार आने लगा तो मैंने वहाँ से भी इस्तीफा दे दिया और आगे बढ़ गया।
एक बार फिर मैंने एक उत्कृष्ट कंपनी में बेहतरीन करियर की संभावना को छोड़ दिया। 1977 में मैंने अपनी पहली कंपनी स्थापित की। अम्मी डैडी ने माइक और मुझे कंपनियां चलाने के लिए तैयार किया था, इसलिए अब मुझे उन्हें स्थापित करना ही सीखना था। मेरा पहला प्रोडक्ट था नायलॉन एंड वेलक्रो वॉलेट। यह सुदूर पूर्व में निर्मित होता था और न्यूयॉर्क के एक वेयर हाउस तक पहुंचाता था। यह वेयर हाउस मेरे पुराने स्कूल के करीब था। मेरी औपचारिक शिक्षा पूरी हो गई थी और अब मेरे पंखों में इम्तिहान का समय था। अगर मैं असफल हो जाता तो दिवालिया हो जाता। अम्मी डैडी सोचते थे कि 30 साल से पहले ही दिवालिया होना सबसे अच्छा रहता है। उनकी सलाह थी तब आपके पास संभलने का समय रहता है। मेरे 30वें जन्मदिन की शाम को मेरे माल की पहली खेप कोरिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुई। मैं आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार करता हूँ और जैसा मेरे अमीर डैडी प्रोत्साहित करते थे, मैं विकासशील देशों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। आज मेरी निवेश कंपनी दक्षिण अमेरिका देशों और एशियाई देशों के साथ साथ नॉर्वे और रूस में भी निवेश करती है। एक पुरानी कहावत है, नौकरी बस दिवालियेपन से कुछ ऊपर का नाम है। दुर्भाग्य से यह बात लाखों करोड़ों लोगों के बारे में सही है, क्योंकि स्कूल वित्तीय बुद्धि को बुद्धि का हिस्सा नहीं मानता है। इसलिए ज्यादातर कर्मचारी अपने साधनों के भीतर रहते हैं। वे काम करते हैं और अपने बिल चुकाते हैं। एक और भयानक प्रबंधन सिद्धांत है जो कहता है कर्मचारी बस इतनी ही मेहनत करते हैं कि उन्हें नौकरी से ना निकाला जाए और मालिक बस इतना ही भुगतान देते हैं ताकि कर्मचारी नौकरी छोड़कर ना चले जाएं। और अगर आप ज्यादातर कंपनियों में मिलने वाली तनख्वाह के स्तर को देखें तो मैं कहूँगा कि इस कथन में सच्चाई का अंश है। कुल जमा परिणाम यह रहता है कि ज्यादातर कर्मचारी कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वे वही करते हैं जो उन्हें सिखाया गया है।